Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. Today we'll be discussing about one more special case in assignment problems, that is unique versus multiple solutions. तो आइए पहले देखते हैं. Let's understand the concept first. उसके बाद we'll proceed towards the solution of some problem to understand the concept. तो unique versus multiple solutions क्या difference है? यूनिक सॉल्यूशन. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं. दोज ऑल वर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिक असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जहां पर हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इफ वी हैव 3 एम्प्लॉइज एंड 3 जॉब्स, जैसे हम पर्सन्स P1 P2 P3 लिखते हैं और जॉब J1 J2 J3 लिखते हैं, right? Suppose if we have 3 employees and we have 3 jobs, so there will be only one particular solution or one particular type of assignment जो हमें लास्ट में solution में मिलती है. For example हम कह सकते हैं कि P1 J2 P2 J1 P3 J3 हमारे पास ये एक फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आता है. तो इसके अलावा अगर हम किसी और को कोई और जॉब असाइन करते हैं, लाइक P1 को अगर J1 दे देते हैं या P2 को हम J3 दे देते हैं, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसके अलावा अगर कोई और असाइनमेंट करते हैं तो उस केस में हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, हमारी कॉस्ट और टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जो हमें सॉल्यूशन मिला है. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर अगर हम एक ही काम किसी और को भी देते हैं तो भी हमें उतनी ही कॉस्ट पड़ती है या उतने ही टाइम में काम हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करती हूँ एंड आई चार्ज 500 रुपीज पर आवर एंड देर इज सम अदर पर्सन हु ऑल्सो चार्जेस रुपीज 500 पर आवर. तो काम मुझे मिले या उसको मिले, काम देने वाले को 500 रुपए का खर्च आएगा पर आवर के हिसाब से. तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम कोई एक से ज्यादा असाइनमेंट्स कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्स्ट्रा टाइम, दैट इज अ केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस. ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं हमारे पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. ठीक है, मोर देन वन अल्टरनेटिव इज अवेलेबल. ठीक है, तो हम हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट किए बिना हम अपना काम एक की बजाय हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे हम वो काम करवा सकते हैं या उनको असाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड मल्टीपल सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे. हम यूनिक वाला नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने पुरानी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सब केसेस हैं यूनिक सॉल्यूशन वाले, क्योंकि हर एक में हमें एक पर्टिकुलर असाइनमेंट आंसर में मिली है. तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल सॉल्यूशंस, राइट? तो चलिए बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ. चलिए, ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ऑब्टेन द मिनिमम कॉस्ट एट विच ऑल द जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड. तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है? एक तो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मतलब हमें देखना है कि हम कौन से वर्कर को कौन सी जॉब असाइन करें. दूसरा, वी हैव टू कैलकुलेट मिनिमम कॉस्ट एट विच ऑल द जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड. तो लास्ट में असाइनमेंट करने के बाद हमें ओवरऑल जो कॉस्ट निकल के आती है वो भी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो ये दो चीजें हमें करनी है. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सी, ये जो टेबल बना हुआ है यहाँ पर, वी हैव 4 वर्कर्स, रोज 4 हैं A B C D, एंड वी हैव 4 कॉलम्स जहां पर जॉब्स मेंशन्ड है 1 2 3 4 5, राइट? तो हमने पिछली वीडियो में ये चीज पढ़ी थी कि जब भी हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें सबसे पहले चेक करना है वेदर दैट प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट. सबसे पहला ये स्टेप रहेगा. उसके बाद जो हमने हंगेरियन मेथड यूज करना है उसके स्टेप्स बाद में शुरू होंगे. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू बैलेंस आवर प्रॉब्लम. और बैलेंस कैसे करते हैं? अगर रोज कम है तो हम एक्स्ट्रा रोज ऐड करते हैं, अगर कॉलम्स कम है तो हम एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करते हैं ताकि वो नंबर बराबर हो जाए. तो हेयर वी कैन सी रोज जो है हमारी लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स. और कितनी कम है? एक ही कम है. 4 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं, तो हम एक रो और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम बैलेंस हो जाए. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डमी रो ऐड कर देते हैं.
हम यहाँ लिख देते हैं ABCD है, हम लिख देते हैं E। दिस इज आर डमी रो, ठीक है। और हमने कहा था कि ये वाली वैल्यूज हमारे ओवरऑल सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए हम इसमें जितनी वैल्यूज हैं हम क्या लिखते हैं, 0, राइट। अब हमारी ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। वी हैव 5 रोज एंड वी हैव 5 कॉलम्स, राइट। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए यूनिट क्या है, कॉस्ट इन 100 रुपीज। मतलब ये जो बीच में जितनी मैट्रिक्स की वैल्यूज गिवन है, ये जैसे अगर 25 है तो इसका मतलब है 2500, ठीक है। अगर 18 लिखा है तो दिस इज 1800, राइट। एंड लाइकवाइज, तो इसका मतलब इफ वर्कर ए इज असाइंड जॉब 1 तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 2500 रुपीज। तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो इसलिए हमने 2500, 1800, 3200 ना लिखकर ऊपर यूनिट लिख दिया है 100 रुपीज और बीच में सिंपल वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है। तो नाउ आवर क्वेश्चन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बैलेंस्ड है। नाउ विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है जो हमने एक्स्ट्रा रो ऐड की है, बट कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हंगेरियन मेथड है उसके स्टेप्स इसके आगे से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा क्लियरली देख लेते हैं। सी दिस इज द बैलेंस्ड वन, ये हमने टेबल यहाँ बना लिया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज रो रिडक्शन और उसके बाद कॉलम रिडक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रो रिडक्शन। रो रिडक्शन हम अब अभी तक काफी ये डिस्कस कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है रो रिडक्शन। क्या करना होता है, वी हैव टू कंसिडर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो और उसको बाकी की वैल्यूज में से हम माइनस करते हैं। तो चलिए लोकेट कर लेते हैं। फर्स्ट रो में देखिए विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 18। सेकेंड रो में 12 is the smallest element. Then in third row 16 is the smallest element. Fourth row में 16 is the smallest element. And fifth row में सभी जीरो हैं तो हम किसी भी जीरो को सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे हमने लोएस्ट एलिमेंट लोकेट कर लिया। अब हमें हर एक रो में से एक एक करके जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें से सबको बाकियों को माइनस करना है। बाकी वैल्यूज को में से बाकी वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, नया मैट्रिक्स, रो रिडक्शन मैट्रिक्स। हम यहाँ लिख लेते हैं ABCDE। आप भी साथ साथ सॉल्व करते जाइए क्योंकि अभी तक हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं इस मेथड की। 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो चलिए 25 minus 18 7, 18 minus 18 is 0, 32 minus 18 14, then 20 minus 18 2, 21 minus 18 is 3। नेक्स्ट में बाकी सभी वैल्यूज में से ये 12 लोएस्ट है, इसको माइनस करना है। तो वैल्यूज हमारी आ जाएंगी 22 13। आप साथ साथ सॉल्व करते जाइए और यहाँ से आंसर मैच करते जाइए। 5 थर्ड रो में हमें 16 को माइनस करना है सभी वैल्यूज में से, तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 16 एंड 0। देन फोर्थ रो में 16 माइनस करना है सब में से, तो वैल्यूज आ जाएंगी 4 12 4 0 11 और लास्ट में सभी जीरो हैं तो जीरो में से जीरो माइनस करो, ये सब जीरो ही रहेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया रो रिडक्शन मैट्रिक्स। फिर अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में से अब हमें फर्दर कॉलम्स को कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करते हैं और बाकियों में से उसको माइनस कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक कॉलम में वी हैव एटलीस्ट 1 0, है ना। लास्ट वाली रो में देखो तो हर एक कॉलम में एक एक जीरो है। उससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि जीरो को बाकियों में से माइनस करो तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो वैल्यू नहीं चेंज होगी, इसका मतलब हमारा कॉलम रिडक्शन के बाद भी यही सेम मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये मैट्रिक्स सेम है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, रो रिडक्शन हो गया, कॉलम रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कवर ऑल द जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम वो वाला रो या कॉलम देखते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, पहले हम उसको कवर करते हैं। एंड क्लियरली हियर वी कैन सी कि ये जो लास्ट रो है इसमें सारे जीरोस हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वी कैन हैव इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, ठीक है। इसके बाद हम फिर से अब बाकी की रोज चेक करते हैं। फर्स्ट रो में एक जीरो है, सेकेंड रो में एक जीरो है,
थर्ड रो में वी हैव सिंगल जीरो, फोर्थ में भी वी हैव सिंगल जीरो। नाउ चेक कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम कोई जीरो नहीं है, जो एक था वो कट चुका है, दूसरे में भी एक है, थर्ड में कोई नहीं है, फोर्थ में वी हैव टू जीरोस और फिफ्थ में एक जीरो। तो रो वाइज बाकी सब में एक एक जीरो था, बट कॉलम वाइज दो जीरो हैं फोर्थ वाले में, तो हम पहले इसको कवर करते हैं। ये कवर हो गया। अब उसके बाद तो बाकी सब में एक एक था, तो हम इसको सीधे ही कवर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा साफ तरीके से देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, थोड़ा लाइट लग रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे। हमने ये लाइंस ड्रॉ की हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वी हैव टू चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी। वो कैसे चेक होता है, हम देखते हैं कि वेदर आर नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ लाइंस हमारे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बराबर हैं या नहीं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं और हम असाइनमेंट्स कर देते हैं, और अगर बराबर नहीं होते हैं तो फिर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4, हमने 4 लाइंस ड्रॉ की, और कॉलम्स और रोज कितने हैं, 5, मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो since number of lines is not equal to number of rows of or columns, therefore no optimal solution, and we need to revise our solution or modify our solution. ठीक है, मॉडिफाई कैसे करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए हम करते हैं जितने अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं जिन पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, उनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करते हैं। क्या स्टेप्स हैं, फटाफट से आप रिवाइज कर लो, याद कर लो। हम अनकवर्ड एलिमेंट्स में से लोएस्ट वाला एलिमेंट लोकेट करते हैं, उनमें से फिर उस लोएस्ट एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर वही एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जहां पर एक सिंगल लाइन हो रही है जिन नंबर्स के ऊपर, वो नंबर एज इट इज रहते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे। हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम में वी हैव 7, 22, 4, 4, सेकेंड वाला पूरा कवर्ड है, थर्ड कॉलम में वी हैव 14, 9, 4, 4। इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स कवर्ड है। ठीक है, तो इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4। हम कोई भी एक 4 ले लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे हमारी बाकी की वैल्यूज पे। ठीक है, तो हमने लोकेट कर लिया कि हमारा 4 जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो अनकवर्ड एलिमेंट्स में से उसको माइनस करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उसको ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथ साथ A, B, C, D, E, and here we have 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, तो चलिए पहले हम अनकवर्ड एलिमेंट्स वाला काम खत्म करते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट्स है 7, 22, 4, 4, इसमें से 4 माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस 4 3, 22 माइनस 4 18, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला, ये भी अनकवर्ड है, 14 माइनस 4 10, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। राइट, अब इसके बाद हमने कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर है वहां पर ये ऐड होगा। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पर है, लास्ट वाली रो में देखिए, एक हमारा ये सेकंड वाला 0 है, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। ठीक है, तो इन सब की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको 4 को ऐड करना है, 0 प्लस 4, देन फोर्थ वाले में 0 प्लस 4 इज 4 एंड 0 प्लस 4 इज 4। ये हो गया। अब बाकी के जितने हैं जो बच गए हैं हमारे, जितनी वैल्यूज, उनके ऊपर एक सिंगल लाइन है, तो वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो हमारी वो वैल्यूज क्या रहेंगी, देखिए फर्स्ट कॉलम में एक लास्ट वाला 0 है, सेकेंड कॉलम में है 0, 13, 1, 12, थर्ड वाले में लास्ट वाला एक 0 है, फोर्थ कॉलम में 2, 0, 16, 0, और फिर फिफ्थ वाले में वी हैव 3, 5, 0, 11। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए इसके बाद अब हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। अब लाइंस, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन कर दी, अब हमने फिर से ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है कि नहीं, कि अभी भी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वी हैव टू कवर ऑल द जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमने क्या कहा था कि हम वो रो और कॉलम देखते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं,
फर्स्ट रो में देखिए वी हैव अ सिंगल जीरो, सेकेंड रो अगेन वी हैव अ सिंगल जीरो, थर्ड रो 3 जीरोज हैं, फोर्थ रो में भी 3 जीरोज हैं और लास्ट में हमारे पास 2 ही जीरोज हैं। तो मतलब रोज में हमारे पास मैक्सिमम 3 जीरोज हैं। कॉलम वाइज चेक करते हैं। कॉलम वाइज 3 जीरोज हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में 1 है, तीसरे में भी 3 है, फोर्थ कॉलम में भी 2 हैं और फिफ्थ कॉलम में 1 ही जीरो है। तो मतलब 3 से ज्यादा जीरोस हमारे किसी भी रो कॉलम में नहीं है। तो हमने पहले रो वाइज चेक किया था, हम रो वाइज ही कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड में तो एक एक है, थर्ड रो में वी हैव 3 जीरोस तो हम उसको कवर करते हैं। उसके बाद फोर्थ में वी हैव 3 जीरोस, उसको कवर करते हैं। उसके बाद फिफ्थ में 2 ही जीरोस हैं। तो कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं कहीं 2 से ज्यादा तो नहीं है। फर्स्ट में 1 रह गया है, सेकंड में भी 1, थर्ड में भी 1, फोर्थ में भी 1, फिफ्थ में कोई जीरो नहीं है। तो चलिए रो वाइज चल रहे थे, हम रो वाइज ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लास्ट में 2 जीरोस, उसके बाद पहले और दूसरे रो में 1 1 जीरो, और अगर कॉलम वाइज भी देखेंगे तो 1 1 जीरो ही आएगा। तो हम रो वाइज ही चलते रहते हैं। तो ये हमने सारी लाइंस ड्रॉ कर दी। लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम फिर से ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी चेक नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो देखिए हमारे पास लाइंस कितनी है, 5 लाइंस, रोज कॉलम्स भी 5 है, मतलब ये दोनों अब बराबर आ गए। तो जब ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेवल तक पहुंच गए हैं। तो अब हम अपनी असाइनमेंट्स कर सकते हैं। और असाइनमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक रो और कॉलम को चेक करते हैं, जहां पर सिंगल जीरो हो वहां पर हम असाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं असाइनमेंट कैसे करनी है। देखिए हमने ये टेबल यहाँ पर फिर से बना लिया है। तो हम देखते हैं अब हमारे पास सिंगल जीरो कहाँ कहाँ पर है। सी फर्स्ट रो वी हैव अ सिंगल जीरो, हम यहाँ असाइनमेंट कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड रो यहाँ भी सिंगल जीरो है, यहाँ भी असाइनमेंट कर देते हैं। और हमने साथ साथ देखना है उस रो और कॉलम में और कोई जीरो तो नहीं है। तो हमने जब पहली असाइनमेंट की तो उसके कॉलम में और रो में और कोई जीरो नहीं था। सेकंड जब असाइनमेंट की तो हम देख रहे हैं ये फोर्थ वाले में एक जीरो और है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। क्यों क्रॉस करते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि फोर्थ जॉब हमने बी को असाइन कर दी, अभी और किसी को असाइन नहीं हो सकती। तो फोर्थ वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग और जितने भी जीरोस हैं हम उसको काट देते हैं। ठीक है, अब चलिए थर्ड रो में भी हैव 3 जीरोस, हम यहाँ असाइनमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ में 2 जीरोस हैं, यहाँ भी नहीं कर सकते। फिफ्थ में भी 2 हैं, यहाँ भी मुश्किल है। तो चलिए एक बार पहले कॉलम वाइज भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में 3 जीरोस, सेकंड कॉलम में कुछ नहीं बचा, थर्ड कॉलम में 3 जीरोस, फोर्थ में कोई जीरो नहीं बचा और फिफ्थ में एक जीरो है। चलिए हम इसको असाइनमेंट कर देते हैं। अब हमने फिफ्थ जॉब किसको असाइन कर दी, वर्कर सी को। तो जब हमने वर्कर सी को फिफ्थ जॉब दे दी, अब ये और किसी को हम नहीं दे सकते। तो इसीलिए फिफ्थ वाले कॉलम में देखो और कुछ तो नहीं है जीरो कहीं पर, और ये सी वाले में भी अगर और कोई जीरो है हम उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए ये 3 असाइनमेंट्स हो गई। अब आते हैं फोर्थ रो पर। फोर्थ रो में वी हैव 2 जीरोस, यहाँ मुश्किल हो गई। और फिफ्थ में भी वी हैव 2 जीरोस, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी, दैट इज द केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर अब यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता। पहले केसेस में क्या होता था, हमें एक एक जीरो हर रो या कॉलम में मिल जाता था, तो हमारी एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आ जाता था। यहाँ पर अब हमारे पास सिंगल जीरो नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए डी में हमारे पास 2 जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले डी को एक जीरो वाली असाइनमेंट देते हैं, उसके बाद दूसरी देके देखते हैं क्या असाइनमेंट बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं फिलहाल के लिए। तो हम क्या करते हैं, 2 सॉल्यूशंस बनाते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो ए बी सी को हमने असाइनमेंट की है ये फिक्स्ड है, ये असाइनमेंट हो चुकी है। मतलब हमारे जो दोनों सॉल्यूशंस आएंगे, दोनों केसेस में हमारे पास ए बी सी वाली असाइनमेंट सेम रहेगी। तो वो हम पहले लिख लेते हैं, A2 B4 C5। तो दूसरे वाले सॉल्यूशन में भी ये 3 तो सेम रहेंगी असाइनमेंट्स। लास्ट में हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा, देखिए डी हमारे पास D1 भी हो सकता है, D3 भी हो सकता है। तो हम पहले ले लेते हैं D1 और फिर बाद में ले लेंगे हम D3। ठीक है, तो अगर हम D को 1 देते हैं, हमने ये असाइनमेंट कर ली, तो अब ये 1 और किसी को नहीं दे सकते,
तो ये इसके कॉलम में और कोई 0 होगा तो हम क्रॉस कर देंगे। वैसे ही अब डी को और कुछ नहीं दे सकते, एक ही असाइनमेंट देनी थी, तो उसके रो में और कोई 0 है तो हम उसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब डी को असाइनमेंट होगी। जब हम ई पे आएंगे, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 0 E3, ये असाइनमेंट हम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E3। राइट, इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये हमारा हो गया एक केस। अब दूसरा हम करते हैं। अब ये वाली असाइनमेंट जरा हम हटाते हैं जो हमने डी ई की अभी की है। डी वाला हटाकर इसके जितने भी जीरोस हैं हम सारे नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये जो फोर्थ वाला है उसमें जो 0 है वो हमने जब बी को असाइनमेंट की थी तब किया था, तो हम उसको नहीं अभी कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी अभी जो असाइनमेंट्स की बस वो वाले हम हटा देते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा। अगर अब हम डी को 3 असाइन करते हैं, दूसरा केस, डी को अगर हमने 3 असाइन किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो का 0 काट देंगे और इसके कॉलम का भी 0 काट देंगे। ठीक है, तो बचा क्या अब ई में हमारे पास E1। तो अगर D3 है तो E1। ठीक है, और कोई ऑप्शन अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस निकल के आए हैं। अब मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब ये है वी हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव। मोर देन वन अल्टरनेटिव मतलब कि अगर हम इन दोनों में से कोई भी असाइनमेंट चूज करते हैं तो दोनों में हमें कॉस्ट बराबर पड़नी चाहिए। अगर किसी एक में भी कॉस्ट ज्यादा पड़ गई तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि जिसकी कम है हमने तो वही चूज करनी है ना, तो इसलिए जब भी मल्टीपल सॉल्यूशंस का केस आएगा इसका मतलब मल्टीपल अल्टरनेटिव्स है, और उसका मतलब ये है कि हमें उसमें दोनों या अगर दो से ज्यादा भी अल्टरनेटिव्स निकल के आते हैं तो हमें उन केसेस में बराबर कॉस्ट या बराबर टाइम या बराबर रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशंस में हमारी वैल्यूज जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर आती है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रेफर करेंगे हमारे कॉस्ट वाले टेबल को जो हमें इनिशियली क्वेश्चन में पूछा गया था। राइट, क्योंकि वहीं पर कॉस्ट की वैल्यूज गिवन है। तो क्वेश्चन में क्योंकि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम थी तो हमने जब उसको बैलेंस किया और डमी रो कॉलम ऐड किया, सॉरी डमी रो ऐड किया था यहाँ पर, तो हमने वही वाला टेबल यूज करना है। तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया क्वेश्चन वाला जो टेबल था, और ये नीचे जो है दो टेबल्स बने हुए हैं ये हमारे दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, जहां पर हम असाइनमेंट्स मेंशन करेंगे। तो असाइनमेंट्स हमने की थी A2 B4 C5 D1 E3 और दूसरी थी A2 B4 C5 D3 E1। राइट, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट वैल्यूज क्या आनी है उसके लिए हम ये क्वेश्चन में जो टेबल था उसको रेफर करेंगे। तो A2 में है 18, हमने क्योंकि ये दोनों में ही सेम था तो हमने दोनों जगह 18 लिख लिया। उसके बाद था B4 12, तो हमने दोनों जगह 12 लिख लिया। फिर C5 है 16, तो हमने दोनों जगह 16 लिख लिया। उसके बाद डी और ई हमारे डिफरेंट थे, तो जब हमारे पास D1 है तो हमने 20 यहाँ पर लिख लिया, और D3 था दूसरे में, D3 भी 20, तो हमने ये 20 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और E3 0 वो हमने यहाँ लिख लिया, और सॉरी E3 ये उल्टा हो गया, E3 और E1 ये 0 0 यहाँ पर लिख लिया। और जब आप देखेंगे इनको ऐड करेंगे सभी वैल्यूज को, दोनों केसेस में आपको 66 टोटल करके मिलेगा। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट हमारी आई है 66, यहाँ पर ध्यान रहे यूनिट्स है इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, तो हमारी टोटल मिनिमम कॉस्ट है 6600 रुपीज। ठीक है, और दोनों ही केसेस में सेम आई है। तो इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस और मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, जहां पर हम इन दोनों में से कोई भी असाइनमेंट करें वर्कर और जॉब की, हमें सेम आंसर मिलेगा। So with this, I hope all the concepts और all the steps are clear. अगर कहीं पर कोई confusion होता है, आप वीडियो को पॉज कर करके आप सभी स्टेप्स को फिर से समझ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई confusion है या कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और भी आती रहें, और अगर आपको लगता है यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक, सजेशंस, क्वेरीज सब मेंशन कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या किसी के लिए भी अगर ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो आप उनके साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम एक और स्पेशल केस लेकर
लास्ट स्पेशल केस है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में, वो लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।